आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। तो जो एग्जाम पैटर्न है आपका उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, ये आप सभी को पता होगा। 15 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स ये कवर करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक्सप्लेन दैट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब आज जो 1 रुपया है कल वो 1 रुपया नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में जो आज आप सामान खरीद सकते हो कल वो 1 रुपए में आप सामान नहीं खरीद पाओगे क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, 1 रुपए अगर आज मुझे मिल जाए और मैं 1 रुपए 1 साल बाद कौन सा लेना चाहूंगा, ऑब्वियसली आज। क्यों? क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट करके ज्यादा रुपए में कन्वर्ट कर पाऊंगा। सो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? पहला ऑप्शन, अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज वर्थ मोर देन अ यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। आज का 1 रुपया फ्यूचर के 1 रुपए से बेटर है, सही ऑप्शन यही है। दूसरा कह रहा है यूनिट ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे इज वर्थ लेस देन, नो। A unit of money received today and at the same other time is future is equal, दोनों बराबर है, no, none of the above। देखो, मान लो आपको पहला ऑप्शन सही लग भी गया, फिर भी एक बार चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना। रीजन, कभी कभी हमको लगता है कि पहला ऑप्शन सही है, लेकिन जब हम आगे चारों ऑप्शन पढ़ने लगते हैं तो हमारा माइंड सेट चेंज हो सकता है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ें। पहले ऑप्शन को देखकर सही लग रहा है ऐसा फटाफट से जल्दी से क्लिक करने का, ऐसा सही राइट मार्क लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लोज अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम पीरियड बाय। ये क्या कह रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लोज अकरिंग एट डिफरेंट पीरियड्स बाय। अच्छा, कंपेयर कैसे कर पाओगे? देखो, आप लोगों ने एनपी मेथड वगैरह सब पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है ना। ईयर 0 पे क्या होता है? आउटफ्लो होता है जनरली, और ईयर फिर 1 2 3 4, हर साल क्या होता है? इनफ्लो होता है, जितने भी साल का प्रोजेक्ट होगा। अब हम कंपेयर कैसे करते हैं? एनपी मेथड के अंदर हम सभी को कैसे लेकर आते हैं? 0th ईयर पे लेकर आते हैं, इनफ्लोज को भी और आउटफ्लोज को भी। कहते हैं पी फैक्टर लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू ले आओ। ओके, 0th ईयर पे लाके फिर क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। जब मैं समझाता हूं तो आपको ये भी बताता हूं कि देखो, 0th ईयर पे लाने की जरूरत नहीं होती है। आप इसे क्या कर सकते हैं, सबको फ्यूचर में भी लाके कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। अपन जब एजम्पशन पढ़ते हैं एनपीवी की, क्या कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द सेम डिस्काउंटिंग रेट, तो हम कहते हैं कि अच्छा आप एक काम करो, इन सबको री इन्वेस्ट करो, इन सारे पैसों को आप री इन्वेस्ट करो और फिर देखो कि फ्यूचर में कितना पैसा होगा। और इसको भी आप फ्यूचर में देख लो, पूरी डिटेल क्लासेस में आपको मिलेगा यहाँ पर। इसको भी आप क्या कर लो, फ्यूचर में कन्वर्ट कर लो। फ्यूचर का 4 साल का प्रोजेक्ट है ना, तो एक काम करो, सारे कैश फ्लोज को 4th ईयर के एंड पे ले आओ। ये जो आउटफ्लो है इसका भी फ्यूचर वैल्यू निकाल लो 4th ईयर में, इसे भी 4th ईयर के एंड में कन्वर्ट कर दो, इसको भी 4th ईयर के एंड में कन्वर्ट कर दो, इसे भी 4th ईयर में कन्वर्ट कर दो, और ये तो ऑलरेडी 4th ईयर में है ही। मतलब सबका फ्यूचर वैल्यू निकाल दो और फिर कंपेयर कर लो 4th ईयर में, तो भी वही आंसर आने वाला है। हाँ, वैल्यू बदलेगा क्योंकि वो 4 साल बाद का है और ये 0th ईयर का है, लेकिन डिसीजन दोनों तरीके से दिए जा सकते हैं। हालांकि हम लोग एनपी मेथड पढ़ते हैं तो हम 0th ईयर पे लाके उसे कन्वर्ट करके ही कंपेयर करते हैं। तो चाहे आप 4th ईयर में ले जाओ, चाहे 0th ईयर में ले आओ, मतलब चाहे आप फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो उसने दिया, कंपाउंडिंग ऑल कैश फ्लो टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम। कंपाउंडिंग मतलब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, डिस्काउंटिंग ऑल कैश फ्लोज टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो चाहे आप कैसे भी करो, चाहे सब सारे वैल्यूज को फ्यूचर में ले जाओ, चाहे सारे वैल्यूज को प्रेजेंट में लेके आओ, इसलिए ऑप्शन 3 इज बेटर। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन, if the nominal rate of interest is 10% per annum and frequency of compounding is 4, मतलब साल में 4 बार कंपाउंडिंग होता है, that is quarterly compounding, the effective rate of interest is 10%। आपका रेट है इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताना है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का तरीका देखो, या तो आप फॉर्मूला लगाओ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का क्या रहने वाला है, वो 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर m माइनस 1। ये क्या है? 1 प्लस रेट, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग? 4 बार, टू द पावर 4 माइनस 1, तो ये आएगा 1 प्लस 0.025 टू द पावर 4 माइनस 1। या तो एक तरीका ये है कि आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10.38% पर एनम। या फिर एक और तरीका, आप क्या कर सकते हैं, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होता है, बिल्कुल होता है,
तो एक काम करो, अपने कैलकुलेटर पे लिखो 100 रुपए, 10% है, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होने का मतलब है आपको 10% एक साथ नहीं दिया जाएगा, आपको 2.5% करके साल में 4 बार दिया जाएगा। तो आप इसमें ऐड करते चलो 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%, ये आपका बन जाएगा अमाउंट 110 रुपए 38 पैसे। तो जो 100 रुपए थे वो 110 रुपए 38 पैसे बन गए, उसमें से 100 रुपए वापस हटा लीजिए, क्या बचा 10.38। यही 10.38% क्या है, इफेक्टिव रेट है। मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवली मैं कितना कमा रहा हूँ, 10.38% कमा रहा हूँ। मेरे जो 100 रुपए थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए, 110 रुपए 38 पैसे में कन्वर्ट हो गए हैं। कहने को 10% है रेट, बट इफेक्टिवली क्या है 10.38% है। ओके, ठीक है, ओके, चलिए डन। अब हम देखते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10.25% per annum and nominal rate is 10%, what is the frequency of compounding? ये लो जी, अब इसको कैसे करोगे, एनुअल इफेक्टिव रेट बता रखा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10.5% बता रखा है, नॉमिनल रेट बता रखा है 10%, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग? तो या तो फॉर्मूला रखो और वहां से कैलकुलेट करो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एम को, फॉर्मूला वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला जो भी बताया था। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास है ना, बस आप देख लो कि कौन सा रेट से 10% 10.25% हो जाएगा कितना कंपाउंडिंग करने पर। तो आप चेक कर सकते हैं, उठाएं कैलकुलेटर, 100 प्लस, मान लो जैसे मुझे 2 बार कंपाउंडिंग को ही चेक करना हो, तो प्लस 5% प्लस 5%, 2 बार किया, देख लो क्या ये 110 रुपए 25 पैसे के बराबर आ रहा है क्या, तब तो काम हो गया, 10 रुपए 25 पैसे अपना इफेक्टिव रेट आ गया 10.25%। अगर ये नहीं आ रहा है तो कुछ और चेक करना पड़ेगा। साल में जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा आपका पैसा उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। देखो एक बार होने पर तो क्या होगा, एक बार ही होता है तो 100 रुपए प्लस 10%, 110 ही हुआ, वो नहीं होगा। 2 बार करोगे तो मैंने देखा, अच्छा 2 बार मतलब 10% को 2 बार दिया जाएगा, मतलब 5-5 करके दिया जाएगा। अच्छा ये आंसर नहीं बैठता तो फिर मैं 3 बार करता, फिर मतलब 10% को साल में 3 टुकड़ों में दिया जाएगा, 4 बार मतलब 10% को ही साल में 4 टुकड़ों में दिया जाएगा, 4 पार्ट्स में दिया जाएगा 2.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A student take a loan of rupees 50,000 from SBI. The rate of interest being charged by SBI is 10%. Okay, एक लोन लिया है स्टूडेंट ने 50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई ने चार्ज किया 10%. What would be the amount of equal annual installment if he wishes to pay it back in the 5 installment? 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, हर इंस्टॉलमेंट इक्वल रहने वाली है। और लास्ट में क्या लिखा, अब इतना लिख के अगर तुम भागने लग गए फटाफट, अच्छा जी 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, फटाफट से कैलकुलेट कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है इसने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही विल पे एट द एंड ऑफ ईयर 5। पहली इंस्टॉलमेंट कब दे रहा है वो, पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5th ईयर के एंड में। अब क्या होगा, अब इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, मतलब 5th ईयर के एंड में जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट, फिर 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर और 9th ईयर के एंड में, इस तरीके से 5 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। अब वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है कि जिसका प्रेजेंट वैल्यू आज 50,000 के बराबर हो, कि लोन का अमाउंट क्या है 50,000, तो प्रेजेंट वैल्यू उनका किसके बराबर हो, 50,000 के बराबर हो। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है, तो मैंने कहा ठीक है जी बता देंगे, कैसे होगा। 5th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। ओके, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मैंने कहा देखो कौन कौन सी ईयर में मुझे पेमेंट करना है, 5th 6th 7th 8th और 9th, मैंने सबका पी फैक्टर लिख दिया, उनको ऐड कर दिया, और अब एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लूंगा। क्यों, क्योंकि 50,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है, प्रेजेंट वैल्यू। और वो जो इंस्टॉलमेंट जैसे ही आएंगी, उस इंस्टॉलमेंट को अगर मैं इन सारे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो एक्स अमाउंट 5th ईयर में दे रहा हूँ, एक्स अमाउंट 6th ईयर में दे रहा हूँ, एक्स अमाउंट 7th ईयर के एंड में दे रहा हूँ, 8th ईयर के एंड में भी एक्स अमाउंट, 9th ईयर के एंड में भी एक्स अमाउंट। अब जैसे ही इनको क्या किया जाएगा, इनके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू लोन के बराबर आ जाना चाहिए, 50,000 के बराबर आ जाना चाहिए। तो बस मैंने देखा कि भाई इन ईयर्स का पी फैक्टर क्या है, उनका क्यूमुलेटिव बता दो 2.589। नाउ 2.589x is equals to 50,000, so x equals to क्या आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय 2.589, बस 19,310 करीब।
19,310 करीब। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, how much amount should an investor invest now in order to receive 5 annuities starting from the end of this year of rupees 10,000 if the rate of interest offered by bank is 10% per annum? आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मच अमाउंट शुड एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट, एक इन्वेस्टर कितने रुपए इन्वेस्ट करे नाउ, आज, इन ऑर्डर टू रिसीव 5 एन्युटीज, जिससे आपको क्या मिलता रहे, 5 एन्युटीज मिले, मतलब हर साल कुछ अमाउंट मिले, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस ईयर, इसी साल की शुरुआत से, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो मार्केट में, 10% हो। मतलब मुझे एन्युटी वैल्यू पता करना है? नहीं, मुझे एन्युटी वैल्यू तो दे रखा है। एन्युटी वैल्यू कितना दे रखा है? 10,000 रुपीज दे रखा है। तो मुझे क्या पता करना है? मुझे आज उसका प्रेजेंट वैल्यू पता करना है कि आज कितना इन्वेस्ट करूं, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा एन्युटी का। तो एन्युटी मतलब 10,000 10,000 10,000 10,000, कितने साल तक? 5 साल तक, हर साल 10,000 रुपए है। मुझे सिंपली इसका प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना है। कैपिटल बस्टिंग के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना अपन ने, कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले। अच्छा, बस लैंग्वेज घुमा दिया तो तुमको परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं। एन्युटी में मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना बड़ा आसान है, वही जो कैपिटल बस्टिंग में अपन ने पढ़ा था। तो 7th क्वेश्चन देखो जरा कैसे होगा। दो तरीके मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए। किसी बच्चे को मान लो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला अगर याद आ गया कि फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा, तो मैंने कहा 10,000 रुपए अगर आप 10% की रेट से 5 साल तक आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू रहेगा 61,051, मतलब 5 साल बाद आपके अकाउंट में 61,051 रुपीज होंगे, 61,051 रुपए आपके होंगे। और इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जाए तो 5 साल बाद 61,051 है ना, तो आज कितना होगा, डिवाइड कर दो 1.10 से की पावर 5 से ऑब्वियसली, तो 37,910 रुपए ये आपका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा। एक तरीका तो ये कि मैं सारी वैल्यूज को पहले 5th ईयर के एंड में लेके गया, फिर 5th ईयर के एंड से आज उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके गया। मैंने कहा क्या जरूरत है ऐसा करने का, डायरेक्ट इसको 0th ईयर पे लेके आना ना, 10,000 है, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 साल के पी फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 5th ईयर के क्यूमुलेटिव फैक्टर से, तो आपके पास डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ जाता है। तो ऐसा एन्युटी से घबराना नहीं, एन्युटी मतलब एक इक्वल अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो वही कैपिटल बस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक ऑफर 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। अच्छा, 12% इंटरेस्ट रेट है, क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब अच्छा साल में कितनी बार, 4 बार। इफ यू डिपॉजिट 2,000 नाउ, अगर आप 2,000 रुपए आज जमा करवाते हैं, हाउ मच इट विल ग्रो एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2,000 रुपए आज जमा करवा रहे हो, वन टाइम करवा रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू 2,000, 12% रेट है, साल में 4 बार कंपाउंडिंग होना है, 5 साल बाद पैसा बता देना है, तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, तो 8th क्वेश्चन, दिस वन, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एन इंटू एम। 2,000 प्रेजेंट वैल्यू हो गया, 1 प्लस आर 12% है, डिवाइड बाय एन, साल में कंपाउंडिंग कितना, 4 बार, टू द पावर एन 5 साल बाद जानना है, इंटू एम, साल में कंपाउंडिंग कितना, 4 बार। जैसे इसको सॉल्व करोगे 3,612 रुपए आ गया, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। मतलब 5 साल बाद ये 2,000 रुपए कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 3,612 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, a company wants to repay a loan of rupees 5 lakh 10 years from today, आज से 10 साल बाद। ओके, आपको लोन का पेमेंट करना है 5 लाख रुपए का, तो 10 साल बाद है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है। ओके, लोन 5 लाख का पेमेंट करना है 10 साल बाद, फ्यूचर वैल्यू हो गया। व्हाट अमाउंट शुड इट इन्वेस्ट ईच ईयर, हर साल कितना इन्वेस्ट करे। अब हर साल इन्वेस्ट करने की बात आ रहा है, हर साल का बात आ रहा है, तो एन्युटी वैल्यू फॉर 10 years if the fund can earn 8% per annum। ओके, रेट कितना, 8%। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। ओके, पहला इन्वेस्टमेंट एट द एंड नहीं हो रहा है, एट द बिगिनिंग हो रहा है। तो अब ऐसे केस में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू कैसे,
ये फ्यूचर वैल्यू है और हर साल इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, मतलब एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 5 लाख मुझे दे रखा है, मुझे एन्युटी का वैल्यू पता करना है। और वो एन्युटी भी कब इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो पैसा भी कब इन्वेस्ट किया जा रहा है, एट द एंड नहीं, एट द बिगिनिंग किया जा रहा है। तो 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो जरा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा और उसमें भी कब इन्वेस्ट हो रहा है, इफ इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो नॉर्मली अगर एट द एंड होता, अगर एट द एंड अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते, फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड ईयर का एंड, एंड सो ऑन 10th ईयर का एंड, तब तो क्या होता, तब फॉर्मूला लगता एन्युटी वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला लगता। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, इंटू 1 प्लस आर और कर देंगे, मतलब 1 साल और कंपाउंडिंग कर दिया जाएगा। बस इससे आपके पास एन्युटी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, कितना, 31,950 रुपए। आप इसे सॉल्व करना, प्रॉपर आंसर आ जाएगा 31,950। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 31,950 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं हर साल की शुरुआत में, तो 8% से वो कंपाउंडिंग होता हुआ 10 साल बाद 5 लाख रुपए बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देके पहचानना होगा कि एन्युटी का है या सिंपली प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का है, ये आपको पता करना होगा। एन्युटी का कब होगा, जब हर साल कोई अमाउंट पे करना है या हर साल कोई अमाउंट रिसीव करना है इक्वल अमाउंट, तो एन्युटी होता है। ओके, वन टाइम है तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n, ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगता है। साल में एक से ज्यादा कंपाउंडिंग हो तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय m टू द पावर n इनटू m, ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो नेक्स्ट, रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड विद, दो सिक्योरिटीज का रिस्क कंपेयर करना है। तो सर रिस्क को मेजर करने के लिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है। तो कोई बच्चा ये वाला सॉल्व करके आ जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन, कोई बच्चा वेरिएंस करके आ जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है ऐसी दो सिक्योरिटी जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग हो। तो जब भी दो सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे हैं जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग है, तो उनका रिस्क मेजरमेंट के लिए जो बेस्ट टूल होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। तो केवल स्टैंडर्ड डिवीजन को कंपेयर नहीं किया जाता, डिवाइड बाय एक्स बार करके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता किया जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा। जहां कम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जहां पे कम आएगा वहां पे रिस्क कम है, जहां पर ज्यादा आएगा वहां पे रिस्क ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, a portfolio consisting of two securities and expected return of these securities is 12% and 16%. Calculate the return of portfolio if the first security account for 40% of the portfolio. तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी। तो आपको फर्स्ट सिक्योरिटी का रिटर्न दे रखा है 12% और फर्स्ट सिक्योरिटी के पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है 40%। ओके, तो आंसर आ जाएगा कैसा, रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी 12 इंटू वेट ऑफ एक्स 40 प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई सिक्योरिटी कितना है 16% इंटू वेट ऑफ वाई क्या होगा, जब एक्स में 40% पैसा लगा रखा है इसका मतलब वाई में 60% पैसा लगा रखा है, ये लो जी आ जाएगा पोर्टफोलियो रिटर्न 14.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, what are the doubling period as per the rule 72 and the rule of 69 respectively। 72 वाला तो आप जानते ही हैं, 72 वाला क्या होता है, 72 डिवाइड बाय अगर इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा जितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाता है। ओके, कैसे, 72 को डिवाइड कर दो 12 से, आंसर आ जाएगा 6 साल। इसका मतलब 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। तो आप चेक कर सकते हैं, 100 रुपए लिखिए, प्लस 12% 1 साल, प्लस 12% 2 साल, प्लस 12% 3 साल, प्लस 12% 4 साल, प्लस 12% 5 साल और प्लस 12% 6 साल बाद करेंगे। तो 6 साल बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपके ये 100 रुपए 200 रुपए करीब में बदल जाएंगे। ओके, अब इसमें भी दो रूल चला करते हैं, एक तो रूल 72 जो ज्यादा चला करते हैं, एक होता है रूल 69 जो कि आपके मॉड्यूल में दे रखा है, तो ये भी यूज किया जा सकता है। अब ये क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, पहले 0.35 लिखना होगा, याद रखना 0.35, फिर क्या करना है, फिर 69 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करना होगा, आंसर आ जाएगा।
ओके, तो इसके बेसिस पे आंसर क्या आएगा, 6.1 ईयर्स आएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एक तो 72 का रूल, 72 डिवाइड बाय 12, 6 ईयर। एक होता है 0.35 प्लस 69 डिवाइड बाय 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 6.1 ईयर्स। दोनों ध्यान में रखना। दोनों क्यों ध्यान में रखना सर, एक में आंसर आ रहा है ना, देखो 6 में आंसर आ गया था, अरे लकीली क्या हो गया, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था और कहीं 6 लिखा हुआ नहीं था, तो काम हो गया। लेकिन मान लो दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें दोनों में पहले 6 लिखा हुआ था और फिर कुछ और लिखा होता, 6.1 6.2 ऐसा दे देते, फिर क्या होता। इसलिए रूल 69 सर फिर क्या होता, फिर हम जय माता दी करके आ जाते हैं, है ना, वो तो ऑप्शन है ही, बट रूल 69 भी हम याद रख सकते हैं। चलिए, ओके, सिर्फ 0.35 याद रखना है और कुछ नहीं, बाकी वही पैटर्न है, 72 डिवाइड बाय रेट या फिर 69 डिवाइड बाय रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, टू क्रिएट अ मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ये रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर से, और देखो ये फाइनल का क्वेश्चन है, आपकी इतना पूछते ही नहीं है, बट ठीक है एमसीक्यू में लिख रखा है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो लोग क्या, क्योंकि आपके जो चैप्टर दिया हुआ है रिस्क एंड रिटर्न, बच्चे उसको मैंने देखा कि ना इसे कम पढ़ते हैं, मैंने देखा उस वीडियो में उससे दूर भागते हैं, अरे भैया फाइनल में तो फिर आना है। इससे अच्छा है रिस्क एंड रिटर्न के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड, 2 वीडियोस हैं अपलोड कर रखे हैं, वो देखो, काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो उससे आपका ये पोर्टफोलियो रिटर्न वगैरह ये सब अच्छा मजबूत होगा, ठीक है ना, वो करना जरूरी है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ओके, खैर देखो ये मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोल रखा है, मतलब आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें रिस्क मिनिमम हो, वेरिएंस मतलब रिस्क, रिस्क मिनिमम हो। ओके, तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वेट डिसाइड करना होगा कि कौन सी सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द टू सिक्योरिटीज बी मिक्स्ड इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, तो कितना कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे दोनों सिक्योरिटीज में, क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, S1, S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी, ये लो जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी कितना, 10%। S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी 12%। और P12 क्या है ये सर, ये अब P12 आपको दे रखा है कोरिलेशन बिटवीन वन सिक्योरिटी एंड टू सिक्योरिटी, दैट इज 0.6। अच्छा, कोरिलेशन को हम तो R लिखा करते हैं, P लिखते हैं, बिल्कुल। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को S इन्होंने डिनोट किया, अब कैसे किया जाएगा, तो वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आना चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटी में कितना वेट हम दे कि हमारा पोर्टफोलियो, कौन सी सिक्योरिटी में कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमारा पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो मिनिमम हो। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो फॉर्मूला क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 13, दो सिक्योरिटीज है, एक्स सिक्योरिटीज और वाई सिक्योरिटीज, किसी को भी एक्स किसी को भी वाई माना जा सकता है, पहली सिक्योरिटी को मैंने एक्स मान लिया, दूसरी को वाई मान लिया है। फॉर्मूला क्या लगेगा, वेट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ वाई माइनस कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई होल डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, अब आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा था वाई सिक्योरिटी का, मतलब सेकंड सिक्योरिटी का कितना, 12, मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया, 144। ओके, कोवेरिएंस कैसे आएगा, दिया हुआ तो कोरिलेशन है, तो कोवेरिएंस कैसे आएगा, इसके लिए आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, कोवेरिएंस का फॉर्मूला आना चाहिए। कैसे, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमारे पास आ जाता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दो सिक्योरिटीज के बीच में कोवेरिएंस का फॉर्मूला। बाकी एक और होता है, याद करो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी दे रखा तो प्रोबेबिलिटी अदरवाइज डिवाइड बाय एन, याद है। ओके, पढ़ रखा है, नोट्स में जाके जरूर देखना। ओके, उसके बाद वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो जो भी कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला रहने वाला है, ये आपको याद करना होगा, वेरिएंस ऑफ y माइनस कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y होल डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। याद करने का छोटा सा तरीका बताता हूं, देखो यहां केवल एक वेरिएंस आया, यहां दो वेरिएंसेस हैं, ऊपर एक आया तो एक बार कोवेरिएंस लेस हुआ, नीचे दो आए तो कोवेरिएंस का डबल लेस हुआ, ऐसा आप थोड़ा याद कर सकते हैं, हिंट मैंने दे दिया। अच्छा, एक का वेट आ गया तो दूसरे का वेट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि टोटल ऑफ वेट इज 100%, तो एक का वेट अगर 72% आ गया तो दूसरे का वेट कितना आएगा, 28%, मतलब 72% पैसा आप एक्स सिक्योरिटी में लगाइए और 28% पैसा आप वाई सिक्योरिटी में लगाइए, और
इस तरीके से जो पोर्टफोलियो क्रिएट होगा उस पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम होगा कौन से डेटा पर, गिवन डेटा पर। अगर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सिक्योरिटी का कितना देखा था 10 और वाई सिक्योरिटी का कितना 12 हो और उनके बीच में कोरिलेशन 0.6 हो तो इतना वेट देना है। जैसे डेटा चेंज होगा वेट भी चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a portfolio consisting of two risky securities can be made riskless। अच्छा, एक पोर्टफोलियो जिसमें दो रिस्की सिक्योरिटीज है, दोनों की दोनों रिस्की, कैन बी मेड रिस्कलेस, उसको रिस्कलेस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो 0 हो जाए। ये कब हो सकता है? इफ, पहला ऑप्शन, सिक्योरिटीज आर परफेक्टली पॉजिटिव। मैंने कहा था परफेक्टली पॉजिटिव का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई +1 होना, और कोरिलेशन अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में +1 है और उनका तुम पोर्टफोलियो बनाते हो, वहां पे किसी भी तरह का कोई रिस्क रिडक्शन नहीं होगा। याद है मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का छोटा फॉर्मूला लगा सकते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। जिसने भी नहीं देखा वो चैप्टर जरूर देखे भाई, है ना। सिक्योरिटीज आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब कोरिलेशन कितना हो, दो सिक्योरिटीज के बीच में -1 हो। बिल्कुल, मैंने कहा था अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में -1 का रिलेशन होगा, कोरिलेशन, दैट मीन्स वहां पे ही सबसे ज्यादा रिस्क रिडक्शन होगा। इसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगी। एक सिक्योरिटी ऊपर जा रही है, दूसरा सिक्योरिटी नीचे जा रहा है, फिर पहला सिक्योरिटी नीचे जा रहा है तो दूसरा सिक्योरिटी ऊपर जा रहा है, रिस्क बिल्कुल खत्म। ओके, पूरा एग्जांपल से समझाया मैंने, जाके आराम से देखना। इफ द कोरिलेशन रेंज 0 to 1, अरे नो, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। इफ द कोरिलेशन बिटवीन -1 to +1, रेंज ही पूरी -1 से लेकर +1 होती है कोरिलेशन की, उससे ज्यादा रेंज ही नहीं होती है। -1 से और कम नहीं हो सकता, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कोरिलेशन की रेंज ही अगर कोई पूछे तो -1 से लेकर +1। तो कोरिलेशन अगर -1 हुआ दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो उससे जो पोर्टफोलियो क्रिएट होता है वो रिस्क लेस हो जाता है, उसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं बचता है। नाउ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, द बेस्ट पोर्टफोलियो, efficient portfolio मतलब the best portfolio are those portfolio which offer a given level of risk। एक बढ़िया पोर्टफोलियो कौन सा होगा, फॉर गिवन लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क आपको दे रखा है। अब वो पोर्टफोलियो बेटर होगा ना या बेस्ट होगा जहां पे रिटर्न ज्यादा होगा। सो आंसर ऑप्शन 1 इज द मैक्सिमम रिटर्न। तो गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे जो ज्यादा कमा के दे रहा है मुझे, वही बेस्ट पोर्टफोलियो होगा, वही एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा। सीएपीएम, अकाउंट फॉर, सीएपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएपीएम का मतलब होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और यहाँ पे कौन सी रिस्क को काउंट किया जाता है, सिस्टमेटिक रिस्क को। याद है तुमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ। तो बीटा किसको डिनोट करता है, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को डिनोट करता है। तो सीएपीएम अकाउंट्स फॉर सिस्टमेटिक रिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है सर? एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड के केस में बनाई जाती है टू मैनेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो आप अपना पैसा, छोटा छोटा कमाई का पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को कि हमारा पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वहां पे उस पैसे को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है, जो आपके पैसे को प्रॉपरली मैनेज करती है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ये देखती है, एएमसी। प्राइम ड्यूटी ऑफ मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर का प्राइम ड्यूटी पहला बोला इसने ऑप्शन में, मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट, गिव लोन टू क्लाइंट, कैसे कैसे ऑप्शन है ना। प्राइम ड्यूटी मतलब वर्किंग एज अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरी, कैपिटल मार्केट मतलब वही शेयर मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में इंटरमीडिएरी की तरह काम करना होता है मर्चेंट बैंकर का मेन रोल। ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट जो फंड होते हैं, मनी मार्केट जो फंड है मतलब मनी मार्केट क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है क्या, इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी मान लो मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ओके, तो हर देखो क्या होता है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, कोई केवल आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई केवल फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई केवल बैंकिंग के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही ऐसा म्यूचुअल फंड
जिसके आगे लिखा है मनी मार्केट, इसका मतलब वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये शॉर्ट टर्म टी बिल्स वगैरह, कॉमर्शियल पेपर्स वगैरह। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूचुअल फंड का, इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सेलिंग रेफर्स टू, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, ये शेयर मार्केट का एक टर्म है शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आपने बेच दिए। क्या होता है ऐसा, इंट्राडे में पॉसिबल हो सकता है ना, इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे क्या होता है सर, अरे ये सब फाइनल के क्वेश्चन थोड़े थोड़े डाल रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब इन्होंने डाले हैं तो पूछ भी सकते हैं ना। देखो क्या होता है, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, मैंने आज शेयर खरीदा और कब बेचूंगा, जब मेरी इच्छा होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, जब इच्छा होगी तब बेचूंगा, ठीक है ना। तो खरीदा फिर बेचा। एक होता है पहले बेचना, पहले बेचना कब पॉसिबल है, इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे मतलब सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग, सुबह खरीद के शाम को, शाम मतलब 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, उस टाइम तक आप बेच सकते हो, या फिर सुबह बेचकर शाम को खरीद भी सकते हो। सुबह बेच के शाम को क्यों खरीदना चाहोगे, मुझे लग रहा है अभी सुबह मार्केट में शेयर का प्राइस 500 रुपए है, शाम तक ये 450 हो जाएगा, तो मैं सुबह 500 में बेच दूंगा और शाम को 450 में खरीद लूंगा, इससे मुझे 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। मोटिव यही है कि बाइंग कम पे होना चाहिए और सेलिंग ज्यादा पे होगा तभी फायदा होगा। तो सुबह सेल किया, शाम को खरीद लूंगा, इंट्राडे सेटलमेंट हो गया, दैट इज द शॉर्ट सेल्स। तो सेलिंग शेयर्स विदाउट ऑनिंग देम, बिन अपने पास शेयर नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर नहीं है फिर भी मैं उसे बेच रहा हूं, दैट इज शॉर्ट सेल्स। देखो जी, 30 मिनट में आज केवल 20 क्वेश्चन हो पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। तो सेबी ने कौन सा रेगुलेट नहीं किया, क्या रेगुलेट नहीं किया, देखते हैं। द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एफआईआई पर क्या सेबी का कोई रेगुलेशन है, बिल्कुल है। म्यूचुअल फंड्स पर बिल्कुल है, डिपॉजिट्स पर बिल्कुल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई पर सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं है। सो आंसर इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। पहला है एग्जिट लोड इज नॉट अलाउड, दूसरा एंट्री लोड इज अलाउड, तीसरा एंट्री लोड इज नॉट अलाउड, एंड फोर्थ वन इज एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस। तो सही आंसर क्या है, एग्जिट लोड अलाउड इन सम केसेस। रीजन क्या है सुनो, एंट्री लोड क्या होता है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो एंट्री लोड ये होता है कि मान लीजिए वहां पर 0.5% एंट्री लोड लगा हुआ है, तो 100 रुपए में से 0.5% आपका कट हो जाएगा और बाकी का पैसा ही इन्वेस्ट होगा, दैट इज एंट्री लोड। ओके, और एग्जिट लोड क्या होता है, जैसे आप वो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, मान लो वो 150 रुपीज हो गया और अब आप उसे विड्रॉ करने जा रहे हैं, मतलब आप रिडीम करने जा रहे हैं, तो 150 रुपीज का जब जैसे ही आप रिडीम करेंगे तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। एग्जिट लोड क्या होता है, 150 होगा, मान लो 1 रुपया कट हो गया, आपको मिलेगा 149 रुपीज, दैट इज एग्जिट लोड। तो अब इंडिया में क्या है, एंट्री लोड है या एग्जिट लोड है। पहली बात, इंडिया में एंट्री लोड नहीं है, सिर्फ एग्जिट लोड है, और एग्जिट लोड भी सब जगह नहीं है। कहाँ है, कहा कि म्यूचुअल फंड कहता है कि अगर आप विद इन अ ईयर, विद इन 2 ईयर अगर आप रिडीम कर लेते हैं तो आप एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज आप पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस पर, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिट लोड है लेकिन सम केसेस में है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल बाद भी यूनिट्स रिडीम कर रहा हूं तो भी मुझे एग्जिट लोड देना पड़ रहा है, नहीं। ये सिर्फ 1 साल 6 महीना इसलिए रखा जाता है ताकि लोग पैसा जल्दी विड्रॉ ना करें। ओके, फिर उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इनमें से कौन सा इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन बिल्कुल है, निफ्टी है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन चलता है, सेंसेक्स का चलता है। इंडेक्स फ्यूचर बिल्कुल, निफ्टी फ्यूचर चलता है। कमोडिटी ऑप्शन, कमोडिटी के अंदर ऑप्शन नहीं चलता, कमोडिटी के अंदर केवल फ्यूचर चलता है। तो इंडिया में क्या नहीं है, कमोडिटी ऑप्शन नहीं है। ओके, विच ऑफ द, कमोडिटी मतलब सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एटसेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिपोजिटरीज। डिपोजिटरीज का बेनिफिट क्या है सर, डिपोजिटरी मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल। ओके, इनका बेनिफिट क्या है, रिडक्शन इन द शेयर ट्रांसफर टाइम टू द बायर। ओके, दूसरा क्या बोला, reduced risk of stolen, fake, forged share. Okay, no stamp duty on transfer of shares in dematerialized form. Okay, all of the above, सारे के सारे बेनिफिट्स हैं डिपॉजिट्स के। एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरीज हैं, ये हमारे ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर टाइम को क्या कर रहा है, कम करता है। ओके, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्टूलन, फेक, फोर्स्ड शेयर, कोई शेयर चोरी हो गया, धोखेबाजी हो गई, इन सब से बचाता है।
और कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लग रहा किस पर, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म मतलब जो सिर्फ कंप्यूटर फॉर्म में है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये सारे काम ये डिपॉजिटरीज के हैं, ये सारे फायदे अपने को डिपॉजिटरीज के मिलते हैं। क्रेडिट रेटिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी इज, क्रेडिट रेटिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, कोई डेट सिक्योरिटीज है, ठीक है ना, अब उसको क्रेडिट रेटिंग जैसे किस स्कोरिंग हो जाता है, ट्रिपल ए, डबल ए, तो ये क्रेडिट रेटिंग इस तरीके से दी जाती है, ठीक है ना। अलग अलग और भी रेटिंग देने के तरीके हो सकते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग कोई देता क्यों है, किसी डेट सिक्योरिटीज को रेटिंग दी क्यों जाती है? पहली बात तो सिर्फ ये एक ओपिनियन होती है उस डेट सिक्योरिटी के बारे में कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फ्री ओपिनियन मिल जाता है, एक ओपन ओपिनियन मिल जाता है, ताकि आप अपना पैसा कहीं फालतू गलत जानबूझकर किसी रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना कर दें। तो यहाँ पर क्या है, क्या ये गारंटी देता है कि वो पैसा वाकई में, जिसका ट्रिपल ए मान लो रेटिंग दे दी, तो वो पैसा दे देगा? नहीं। क्या ये पॉजिटिव सजेशन है या नेगेटिव सजेशन है? नो, ये सिर्फ एक ओपिनियन है, और ये अगर काम करता है तो ठीक है, नहीं काम करता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये है OTCEI, ओके, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCEI फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका नाम था OTCEI, नॉट BSE, नॉट NSE। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स नॉट ट्रेडेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, इनमें से कौन सा डेरिवेटिव इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं करता है? तो इंडेक्स ऑप्शन करते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी करते हैं, SBI फ्यूचर, ठीक है ना, और TCS फ्यूचर, इन्फी फ्यूचर, ये सब स्टॉक फ्यूचर भी काम करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर बिल्कुल, निफ्टी फ्यूचर वगैरह काम करता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट नहीं, ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है। ओवर द काउंटर मतलब आमने सामने हम बैठे हैं और आपस में डील कर रहे हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता। देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस तो फाइनल के SFM के भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। लाइक कोई बात नहीं, अब दिया है इंस्टीट्यूट वालों ने तो देखो पढ़ना है तो अपने को, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और वो जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं आपके 3, तो वहां पर भी इनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टर्म्स हैं, तो इसलिए आप मना नहीं कर सकते कि हमारे नहीं आ सकते। ओके, हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इन इंडिया? 2 हैं, CDSL और NSDL। ओके, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब देखो, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट तो हो गया, कंपनीज IPO लेकर आ रही है ना। सेकेंडरी मार्केट हम खरीद रहे हैं शेयर और बेच रहे हैं आपस में, तो सेकेंडरी मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी रेगुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद 30, डैश फंड्स डू नॉट हैव अ फिक्स डेट ऑफ रिडम्पशन, इन फंड्स का कोई रिडम्पशन डेट फिक्स नहीं होता है। कौन से फंड होते हैं? ओपन एंडेड फंड होते हैं। ओपन एंडेड फंड का कोई लास्ट डेट नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, कोई ऐसा रिडम्पशन डेट नहीं होता है कि इस दिन आके अपनी यूनिट्स हम आप आ जाना, हम रिडीम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओपन एंडेड फंड किन का होता है? क्लोज एंडेड फंड का होता है ना। क्लोज एंडेड फंड का ऐसा रिडम्पशन डेट होता है कि भैया इतने साल बाद हम ये रिडीम कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, निफ्टी और सेंसेक्स की कैलकुलेशन में बताता हूँ कि भाई निफ्टी 50 कंपनी से बना था, याद है 1995 1996 में, ऐसा बोलता हूँ। और फिर जैसे जैसे कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ता गया, निफ्टी का भी वैल्यू बढ़ता गया। तो वो वैल्यूएशन कौन सा वाला वैल्यूएशन है? वो वैल्यूएशन है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अदर देन प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है, प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स के अलावा जितने भी शेयर्स है, जितना भी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो निफ्टी और सेंसेक्स की वैल्यू उसके बेसिस पर डिपेंड करती है। किसके बेसिस पे? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स के अलावा जो होल्डिंग है। ओके, फिर द टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज फॉर द शॉर्ट टर्म लोन इज, क्या होगा सर? शॉर्ट टर्म लोन है तो सिक्योरिटी भी शॉर्ट टर्म होगी ना, बिल्कुल। तो स्टॉक और गुड्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी ऑफ बैंक, इनमें से लाइबिलिटी, बैंक की लाइबिलिटी कौन सी है? तो ट्रेजरी बिल्स है, कॉमर्शियल पेपर्स है, जंक बॉन्ड्स है, ये नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करती है बैंक, जब आप पैसा जमा करवाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाएगा, तो ये बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा, बैंक आपको पैसा वापस देगा। कॉमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ, कॉमर्शियल पेपर किसका टाइप है, कैसी सिक्योरिटी है? क्या ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट होता है? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट। अच्छा, कॉमर्शियल पेपर सिक्योर्ड नहीं होता है और शॉर्ट टर्म पैसा है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो जिसने
इश्यू किए हैं उसके लिए ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म डेट हो गया है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। ओके, जो शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट नहीं है। ओके, क्या है सर? ट्रेड क्रेडिट, अगर आप किसी से उधारी लेते हो तो यस ये शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट होता है। एक्रूड एक्सपेंसेस, किसी को पैसा नहीं दे रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट होता है। बट डिविडेंड के लिए प्रोविजन बनाना ये कोई शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट नहीं है कि आपने डिविडेंड रोक के रखा है, प्रोविजन बनाया है। ये कोई शॉर्ट टर्म फंड का पार्ट नहीं होता है, बस प्रोविजन बनाया, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे पे करना है। इन इंडिया कॉमर्शियल पेपर्स आर इश्यूड एज पर द लाइंस इश्यूड बाय, कौन इश्यू कर रहा है कॉमर्शियल पेपर? आरबीआई। कौन इश्यू कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन उसके बाद कॉमर्शियल पेपर आर जनरली इश्यूड एट अ प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से कम पे, फेयर वैल्यू इन फेस वैल्यू। कॉमर्शियल पेपर्स आर जनरली इश्यूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे इशू किए जाते हैं कॉमर्शियल पेपर, मतलब डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। Which of the following is not applicable to commercial paper? Commercial paper, ये जितने भी क्वेश्चन है कॉमर्शियल पेपर वाले सब आपके ही। Which of the following is not applicable to commercial paper? कौन सा एप्लीकेबल नहीं है कॉमर्शियल पेपर पर? कहा फेस वैल्यू पे, इश्यू प्राइस, कूपन रेट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल बोल दिया, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, कूपन रेट ये सभी एप्लीकेबल होता है, सारी चीजें होती है, तो नन ऑफ द अबव। ऐसा पूछता एप्लीकेबल और फिर बोलता नन तो गलत हो जाता, नॉट एप्लीकेबल, नन ऑफ द अबव मतलब ऑल ऑफ द अबव हो गया। ओके, सब एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग रेशियोज आर इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय, अकाउंटिंग रेशियोज कौन यूज करते हैं? मैनेजर्स भी यूज करते हैं, रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव। नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, तो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर लीडर्स, ये इससे लैंडर्स ये कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं प्रॉफिट फॉर लैंडर्स नहीं, ऑपरेशनल प्रॉफिट मतलब माल बेचने से कितना हुआ, बिजनेस करने से आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद, मैंने कहा था जितने भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं जनरली उसमें सेल्स आता है। डेटा टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स आएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेज आएगा, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस आएगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या आएगा? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ओके, फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप अर्निंग्स का कितना पोर्शन डिविडेंड बांट देते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? डीपीएस अपॉन ईपीएस रहेगा। फिर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस डील्स विद, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किसके साथ डील करता है सर? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में फॉर्मूला क्या रहता है? रिटर्न ऑन एसेट्स का, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला रहेगा जिसको हम आरओआई भी बोलते हैं इन जनरल टर्म। हालांकि आरओए और आरओआई अलग अलग होता है, बट मैंने बताया था क्लास में बताया था कि होता आरओए है, बट कभी कभी इसको एज आरओई भी बोल दिया जाता है, तो परेशान मत होना। तो आरओए रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होगा? एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये ड्यूपॉन्ट एनालिसिस किस पर फोकस कर रहा है? आपके प्रॉफिट के एनालिसिस पर, कि एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब क्या आपकी सेल्स इंक्रीज करके प्रॉफिट ज्यादा कमाया जा रहा है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा बढ़ाकर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो इंसान दो ही तरीके से कमा सकता है, या तो उसका टर्नओवर इंक्रीज हो जाए या फिर उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमें इसके बारे में ही बताता है, एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स अपॉन एसेट, ठीक है ना, और नेट प्रॉफिट रेशियो का नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स से सेल्स कट हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसेट बढ़ जाएगा, दैट इज आरओए। इन नेट प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? नेट सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, तो इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर कर रहा है किसका? रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, इन्वेंट्री का रिलेशन सीओजीएस से, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद द टर्म ईवीए इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड याद रखना, टर्म ईवीए इज रेफर टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मे बी इम्प्रूव्ड बाय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे ही अगर आप सेल्स बढ़ाएंगे तो यस आपका अर्निंग्स बढ़ेगा, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, खर्चे कम करेंगे तब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, अगर आप कैपिटल को ज्यादा यूज कर पाएंगे, कैपिटल का प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। यस, आप
तीनों में से कुछ भी करते हैं तो आपका आरओआई इंप्रूव होगा। इन करंट रेशियो, करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद, करंट एसेट्स को किससे कंपेयर किया जाता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये लो जी, तो करंट एसेट्स आर कंपेयर्ड विद करंट लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट 49 से, ABC Limited has a current ratio of 1.5:1 and net working capital, net current asset नहीं, ये net working capital है, of 5 lakh are what are the current asset? तो देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो और करंट रेशियो अगर 1.5:1 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि करंट एसेट अगर 1.5 है तो करंट लायबिलिटी 1 है। ओके, उस केस में वर्किंग कैपिटल कितना रहेगा? वर्किंग कैपिटल रहेगा आपका 0.5। तो अगर 0.5 वर्किंग कैपिटल है तो करंट एसेट उसका 3 गुना 1.5 है। वैसे ही वर्किंग कैपिटल अगर 5 लाख है तो उसका 3 गुना 15 लाख रुपए क्या है आपकी करंट एसेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट, देयर इज डेटेरियोरेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड, व्हाट डज इट रेफर टू? देखो वर्किंग कैपिटल के बारे में बात हो रही है ना। ओके, वर्किंग कैपिटल आपका डेटेरियोरेशन मतलब क्या हुआ? आपको वर्किंग कैपिटल को ज्यादा क्यों जरूरत पड़ा? तो डेटर कलेक्शन पीरियड अगर इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेटर्स को आपने उधारी दिया और कलेक्शन पीरियड अगर इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेटर से लेट पेमेंट आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपका पैसा डेटर में ज्यादा टाइम तक फंसा रहता है, तो इसका मतलब आपको उसके लिए ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ये वाला पार्ट आप याद रखेंगे, वर्किंग कैपिटल का रिलेशन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो, इनमें से कौन सा करंट रेशियो को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है? इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बाय स्टॉक, अगर आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो देखो इससे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? स्टॉक और डिवेंचर्स। स्टॉक करंट एसेट होता है, डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो एक साइड करंट आइटम आया, करंट एसेट बढ़ रहा है ना, बिल्कुल करंट एसेट बढ़ रहा है तो करंट रेशियो इंक्रीज होगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पे क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर्स को पे करने के लिए आप डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। ऐसा करने से डिवेंचर्स तो आपकी नॉन करंट आइटम है, वो छोड़ो, क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? करंट रेशियो इंप्रूव होगा, करंट रेशियो इंप्रूव होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, नाउ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, ये क्या कह रहे हैं? सर आपने इन्वेस्टमेंट बेचे टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, तो क्रेडिटर्स का ही तो पेमेंट हो रहा है, अब क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा तो करंट लायबिलिटी कम होगा, करंट लायबिलिटी कम होगा तो करंट रेशियो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप ले रहे हैं मशीन खरीदने के लिए। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो इंप्रूव नहीं होगा, इवन करंट एसेट्स के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो करंट रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, करंट रेशियो इंक्रीज कब होता है? देखो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट मींस अगर करंट एसेट बढ़ती है तो करंट रेशियो इंक्रीज होगा, या करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या होगा? करंट रेशियो इंक्रीज होगा। अब कभी कभी आपको गुमराह करने के लिए ऐसा देते हैं कि करंट एसेट बढ़ गया और साथ साथ आपका करंट लायबिलिटी भी बढ़ गया, या यूं कहूं क्रेडिटर्स को पे किया आपने कैश, करंट लायबिलिटी कम हो गया और करंट एसेट भी कम हो गया, अब क्या होगा? बताना पड़ेगा, फिर सोच के बताना क्या होगा, ठीक है ना। ओके, फिर सोच के बताना क्या होगा। फिर ऐसे केस में क्या होता है, फिर आपको क्या करना चाहिए? वैल्यू पुट करना चाहिए, तो इसमें नहीं आएगा, बाकी इंक्रीज डिक्रीज के अंदर नहीं आएगा, बाकी आपको रिवाइज ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज लिखा, और फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि भाई पहले उसने बोला कि 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो मैंने कहा अच्छा ये 10,000 है, ये 5,000 है। अब मैंने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, मान लो क्रेडिटर्स से 2,000 के, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, ये लो जी ये भी 2,000, करंट एसेट भी कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, अब कितना बचेगा? ये 8,000 और ये 3,000। क्या ये 2 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हुआ? बिल्कुल हो गया। कितना हो गया ये? 2.66। ओके, 2.66, यस। इसमें भी करंट रेशियो क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो बड़ा ध्यान से करना है ना कुछ कुछ चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ डेट टू टोटल एसेट रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय, अब डेट रेशियो कैसे इंप्रूव होगा? डेट टू टोटल एसेट रेशियो मतलब डेट अपॉन
टोटल एसेट आप कह सकते हैं, या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी बोला जा सकता है। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी ये माना जाता है, डेट प्लस इक्विटी मिलकर आपका क्या बन जाएगा, टोटल एसेट बन जाएगा। अभी इंप्रूव कैसे होगा, इंप्रूव तब होगा जब आपका डेट कम होगा, जब आपका डेट कम होगा। ओके, जितना बर्डन कंपनी पे कम होता जाएगा डेट बर्डन, उतना इंप्रूव होता जाएगा। हम ये बोलेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, आइडियल रेशियो अपन पढ़ते हैं 2:1। उसका मतलब ये होता है कि इक्विटी अगर एक है, डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी अगर एक है और उसके कंपैरिजन में डेट 2 है, तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट कम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, आपका डेट अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है। तो रिडम्पशन ऑफ डेट से आप अपना डेट टू टोटल एसेट रेशियो को इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नेट इनकम टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नोन एज, नेट इनकम टू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब हितेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हितेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। ओके, हितेश क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ फर्म। ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो ये आप बड़ा ढंग से पढ़ गया ना, वो बड़ा आसान सा है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, गलत करके आ जाते हैं, ध्यान से। ट्रेंड एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ फर्म। ओके, तो ट्रेंड मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ मतलब ट्रेंड देखा जाता है कि 2020, 21, 22, 23, 24 आपका क्या ट्रेंड रहा, आपके डेटा में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, या क्या डेटा में क्या सुधार हुआ है, क्या खराबी आई है, जो भी है वो देखा जाता है ट्रेंड एनालिसिस करके। ओके, फिर उसके बाद सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कम हो रहा है वगैरह, ये सब ट्रेंड एनालिसिस का पार्ट होता है। अ करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1 मींस, अच्छा करंट रेशियो 1 से भी कम है, हमारे अकॉर्डिंग तो आइडियल रेशियो 2 रेशियो 1 है। इसका मतलब करंट एसेट्स यहाँ पर करंट लायबिलिटी से भी कम है। ओके, करंट लायबिलिटी से करंट एसेट कम है होने का मतलब, ओहो यहाँ पे तो ऑप्शन में तो सिर्फ इतना सा दे रखा है, इसका मतलब और बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर करंट एसेट्स नहीं है। ओके, इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ गया तो आपको अपने फिक्स्ड एसेट को बेचना पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ फर्म हैज कैपिटल 10 लाख, सेल्स 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, एक्सपेंसेस 1 लाख, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 2 लाख का और खर्चे हैं P&L के 1 लाख के, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख, और सेल्स आपको दे रखा है कितना, 5 लाख, तो ये आ जाएगा 20% नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट, XYZ हैज अर्न 8% रिटर्न ऑन एसेट ऑफ ₹5 लाख, 50 लाख की एसेट पे आप 8% कमाई करते हैं, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए, 50 लाख का 8%। नेट प्रॉफिट रेशियो आपका 5% है, बताइए सेल्स कितना है। अब नेट प्रॉफिट रेशियो 5% है, मतलब आप सेल्स का 5% कमाते हैं और 4 लाख का आपका प्रॉफिट है, मतलब 4 लाख 5% के बराबर है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 5% कर दो, आपके पास सेल्स आ जाएगा 80 लाख रुपए की सेल्स, जिसपे आप 5% कमाते हैं, 4 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर हैं या क्रेडिटर्स, वो किस में इंटरेस्ट होते हैं, उस फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन में, कि भैया बंदे के पास पैसा देने के लिए तो है ना। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, उसको लिक्विडिटी पोजीशन। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा तभी तो लिक्विडिटी रहेगा, डायरेक्ट हिट करो ना, क्यों प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे जाके लिक्विडिटी पे जाते हो। ओके, उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डेट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, इसमें से कौन सा मेजरमेंट आपको बताता है कि फर्म के पास अपनी डेट को सर्व करने के लिए कैपेसिटी है, मतलब डेट का पेमेंट करने के लिए आप कैपेबल हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद है ना, फॉर्मूला क्या होता था, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, कि आप अपने इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए आपके पास कितना कमाते हैं, कितनी कमाई है, ईवीआईटी इज अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट। मान लो ईवीआईटी 5 लाख है, इंटरेस्ट 1 लाख है, इसका मतलब ऐसा इंटरेस्ट, ये 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो 5 बार पे किया जा सकता है, 5 टाइम्स, आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा इसका, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, नेक्स्ट, gross profit ratio of for a firm remains same but the net profit ratio is decreasing, the reason for such behavior could be, अच्छा जीपी रेशियो सेम है बट नेट प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो सीओजीएस अगर इफेक्ट होगा ना तो आपका जीपी भी इफेक्ट होगा, बट वो बोल रहा है जीपी रहेगा सेम,
इंक्रीज इन डिविडेंड, मैं डिविडेंड से जीपी रेशियो एनपी रेशियो दोनों को फर्क नहीं पड़ता। ओके, डिक्रीज इन द सेल्स, इससे तो जीपी भी कम हो जाएगा। ओके, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, यस, आपके अगर खर्चे बढ़ेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं है सर कौन से खर्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप इनडायरेक्ट ही मानोगे ना ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे भी तो इनडायरेक्ट ही माने थे, पीएनएल का ही तो माना था। तो खर्चे अगर बढ़ेंगे तो यस, आपका नेट प्रॉफिट कम होगा, जीपी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अ हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल, क्या आपको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो इज नॉट डिजायरेबल, भैया चाहिए डेटा टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना बढ़िया है। क्यों? उतना जल्दी डेटा आपको पैसा लगे देंगे ना, तो ये तो गलत हो गया। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड अपॉन टैक्स रेट, नो, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, इसमें कहा बीच में टैक्स आ गया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट पीबीटी, पीबीटी के बाद आता है टैक्स। ओके, फिर उसके बाद तो ये भी सही नहीं है। इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन द सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो अगर इंप्रूव हो रहा है तो सेल्स इंप्रूव हो रही है, नहीं नहीं, सेल्स पे प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है। लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क, बिल्कुल, जितना डेट कम होगा उतना आपका फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगा। ओके, चलिए, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन कम रहेगा। नेक्स्ट 62, डेट टू टोटल एसेट ऑफ अ फर्म इज 0.2, डेट टू टोटल एसेट मतलब डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 0.2 है, और डेट टू इक्विटी आपको पूछा है कितना होगा, तो मैंने कहा अगर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 0.2 बता रहा है, मतलब डेट प्लस इक्विटी कह रहा है 1 है, डेट 0.2 है, इसका मतलब इक्विटी कितना होगा, इक्विटी होगा 0.8। तो अब पूछा डेट टू इक्विटी, तो मैंने लिख दिया भैया डेट अपॉन इक्विटी, डेट है 0.2, इक्विटी है 0.8, सो इट इज 0.2 डिवाइड बाय 0.8 कितना आएगा, 0.25, डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एनालाइजिंग रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, इनमें से आपको हेल्प कौन कर रहा है, किसमें, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर को कैलकुलेट करने में, मतलब आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करने में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए तो अर्निंग्स पर शेयर इतेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये जो अर्निंग पर शेयर है यही आपको आरओई कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ओके, एनालाइज करने में हेल्प करता है। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली रिटर्न है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज वगैरह। सॉल्वेंसी रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियोज वगैरह। टर्नओवर रेशियोज आपको पता ही है सारे के सारे, ठीक है ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 65, क्वेश्चन नंबर 65, XYZ Limited has a debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 industry average. It means that the firm has, अच्छा आपकी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है, और इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग कर रहे हो, सर ये इंडस्ट्री और कंपनी क्या होती है, देखो आपकी कंपनी है एसबीआई, ठीक है ना, तो ये तो हो गई कंपनी, और कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, तो पूरा इंडस्ट्री जहां पे और भी कंपनीज है उनका एवरेज 1.3 है डेट इक्विटी रेशियो, और आपका डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है, इसका मतलब आपके यहाँ डेट बर्डन ज्यादा है, इसका मतलब आपके यहाँ फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। नेक्स्ट, ओके, रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, turnover, profitability, etc. of a firm. What does debt equity ratio helps to study? Debt equity ratio किसने बताया, अभी बताया था, solvency ratios है। ओके, तो debt equity ratio मतलब solvent, कंपनी solvent है या नहीं है। ओके, in inventory turnover calculation, what is taken in the numerator? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस को न्यूमरेटर में रखा जाता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आर इंक्लूडेड इन, याद रखना इंड एस 7, इंड एस 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो देखो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट एफएम का पार्ट है, तो हालांकि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, पूछ लिया, इंड एस 7 याद रख लेना, ठीक है ना। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट लकी नंबर 7। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसमें रेफर्स टू, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, केई, केपी, केडी, केआर, ये सब क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि आप अपनी कैपिटल पे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ रिक्वायर्ड कैपिटल। मतलब केई क्या हो गया,
इक्विटी शेयर होल्डर्स अपनी कैपिटल पे क्या चाहते हैं, रिक्वायर्ड कितना है उनका। केपी क्या आ गया, केपी आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। केओ मतलब ओवरऑल आप अपनी कैपिटल पे कितना कमाना चाहते हैं। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स पर एक्चुअली तो कुछ देना ही नहीं पड़ता है, डायरेक्टली तो कुछ देना ही नहीं पड़ता है, तो ये इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसपे आपको देना पड़ता है, एक्चुअली देना पड़ता है, जैसे कि डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब इक्विटी है तो इक्विटी पे डिविडेंड दिया जाता है, तो यस एक्सप्लिसिट भी है, और कुछ पोर्शन इसका इम्प्लिसिट भी हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी होती है, अगर सिंपली ऐसा पूछा जाए, वैसे तो देखो डिपेंड करता है कि इसकी कॉस्ट रेट देखना पड़ता है ना, काफी सारे फैक्टर्स चेक करना पड़ता है, लेकिन सिंपल आसान भाषा में अगर नॉर्मली ऐसा चलते फिरते तुमसे कोई पूछे कि किसकी कौन सी कैपिटल की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो बोल देना इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नॉन एज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्क फ्री रेट ऑफ रेट हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड एंड डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, जितनी भी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है वो आफ्टर टैक्स की जाती है। नेक्स्ट, WACC इज जनरली डिनोटेड बाय KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर टैक्स एडजस्टमेंट। किसको कौन सी कैपिटल पे टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ता है, डिबेंचर्स पे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स पे। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 76, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड। इनमें से सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंड कौन सा है, तो आंसर इज न्यू इक्विटी शेयर। जब भी सिंपल सा पूछा जाए कि इनमें से महंगा कौन है, इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस है, रिटेन अर्निंग्स है, तो सबसे महंगा इक्विटी बताना। क्यों, क्योंकि उस पर किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है, वो कोई डेट नहीं होता है, उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा एक चीज बताता हूँ, केवल सिंपल ऐसा पूछा जाए तभी बताना, अगर रेट वगैरह दे रखा हो कि के इतना केडी इतना, तो अपने को पता ना जिसका रेट ज्यादा होगा वही एक्सपेंसिव होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ मार्जिन, मतलब एडिशनल, एडिशनल 1 रुपए रेज करने का मेरे को एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट पड़ रहा है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ रुपी। तो 1 लाख रुपए और रेज करूंगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो एडिशनल फंड्स आंसर रहा, न्यू इक्विटी शेयर देन एडिशनल फंड्स। फिर के इन केस द फर्म इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड द WACC वुड बी इक्वल टू। देखो ऐसा कोई फर्म जिसमें केवल पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का लगा है, इक्विटी पैसा लगा है, तो जो के होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही क्या हो जाएगा, WACC हो जाएगा। ओके, क्योंकि WACC का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इंटू वेट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब डेट है ही नहीं, प्रेफरेंस है ही नहीं, रिटेन अर्निंग्स है ही नहीं, केवल इक्विटी है, तो वेट ऑफ इक्विटी क्या हो गया 100%। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही WACC होगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट WACC, वेट में बी बेस्ड ऑन, वेट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी दिया जा सकता है, बुक वैल्यू के बेसिस पे भी दिया जा सकता है। अब ऑप्शन में एक और था टारगेट वैल्यू, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC, तो वो सारे सोर्सेज का होता है। नेक्स्ट, an implicit cost of increasing proportion of debt is implicit cost of increasing proportion of debt। अच्छा अपने डेट का प्रोपोर्शन आप बढ़ाते हो तो उस केस में implicit cost क्या रहने वाला है, तो देखो जैसे जैसे डेट बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होने वाला है, क्योंकि डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा, वो भी ज्यादा डिमांड करेंगे। फिर नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनका रिडम्पशन होना है उनके रिगार्डिंग कॉस्ट क्या होगा, क्या रेट ऑफ डिविडेंड केवल, नो, केवल रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, डिविडेंड के साथ साथ रिडम्पशन वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हमने तो सिर्फ फॉर्मूला ये सीखा था, KP इक्वल्स टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय
RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। बिल्कुल आपने यही फॉर्मूला सीखा था, लेकिन एक और चीज होती है इसके साथ साथ, डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू द कैपिटल। मतलब ये कैपिटल बस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लग गया, इसको प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच बोल दो, रियलाइज्ड अप्रोच बोल दो। इसमें क्या होता है, इसमें केपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जस्ट लाइक आईआरआर, जस्ट लाइक आईआरआर, जहां पर हम देखते हैं कि केपी से अपने को अभी पैसा मिला कितना है, प्रेफरेंस शेयर से अपने को अभी इनफ्लो कितना हुआ है, और इन प्रेफरेंस शेयर्स पे अब अपने को फ्यूचर में हर साल आउटफ्लो कितना देना है, हर साल डिविडेंड कितना देना है, रिडम्पशन वैल्यू कितना देना है। तो जैसे ही इस आउटफ्लो को मैं डिस्काउंटिंग करूंगा, तो वो कौन सी डिस्काउंटिंग रेट होगी जिस पर ये आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होंगे, बराबर होंगे, वही रेट क्या होगा, केपी होगा। तो सर ऐसा तो फिर किसी में भी हो सकता है, केडी में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाली लाइन सबसे बेस्ट रहेगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पहले दो ऑप्शन में तो रेट ऑफ डिविडेंड और आफ्टर टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ था, उसमें आरवी माइनस एनपी का कोई रोल ही नहीं था। तो लेकिन इसलिए सी ऑप्शन बेटर है, डिस्काउंट रेट, आईआरआर इज द रेट जहां पर आपका इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होने वाला है, मतलब अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो। तो जितना आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में देने वाले हो डिविडेंड के नाम पे या रिडम्पशन वैल्यू के नाम पे, उसका आप क्या कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आईआरआर के थ्रू, और दैट इज आईआरआर टू इनफ्लो की बराबर आएगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट, तो वही केपी आ जाएगा, ठीक है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, रिटेन अर्निंग्स आर कॉस्ट फ्री, दूसरा एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन द इंटरनल इक्विटी, और तीसरा है रिटेन अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी। देखो एक्सटर्नल इक्विटी मतलब के, और रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट मतलब केआर का, केआर सस्ता होता है के से, बिल्कुल केआर सस्ता होता है, मैंने कहा था 99% केस में तो केआर और के बराबर होगा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है या पर्सनल टैक्स रेट गिवन है, तो उस केस में केआर के से सस्ता होगा। ओके, उसके बाद कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना, पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। कैपिटल बस्टिंग डील्स विद लॉन्ग टर्म डिसीजंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज किया जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको फाइनल में पढ़ने को मिलेगा कि कौन सा फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है। एनपीवी कैलकुलेशन में अलग अलग फैक्टर्स यूज होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, कैश इनफ्लोज होते हैं, लाइफ होती है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट होता है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपकी एनपीवी को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसको जज करना ही सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, फाइनल में आता है, नेट एसेट मेथड नहीं आता है। और कैश फ्लोज तो कैपिटल बस्टिंग का पार्ट होते ही है, सारे डिसीजन कैश फ्लो के बेसिस पे होते हैं, केवल एआरआर को छोड़ दो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो अकेला प्रॉफिट पर बेस्ड होता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अनइम्पोर्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। जो डिसीजन ले लिया बस ले लिया, उसके बाद वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार ले लिया भैया, 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है, 10 साल के लिए प्रोजेक्ट है, फिर रिवर्स नहीं होगा। हाँ, उसको बीच में छोड़कर चाहते हैं शट डाउन करके, तो एक अलग बात है, जो भी आपको रेजिडुअल वैल्यू मिलना है वो मिल जाएगा, तो बट रिवर्स नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कैपिटल बजटिंग, इनमें से क्या शामिल नहीं है। टैक्स इफेक्ट बिल्कुल होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गैस, इसी रेट से डिस्काउंटिंग किया जाता है। रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कैपिटल बस्टिंग के अंदर कोई रूल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है, कौन सा। एक्सपेंशन प्रोग्राम, एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है, ये कैपिटल बस्टिंग है। मर्जर करना है कि नहीं करना है, ये भी कैपिटल बस्टिंग का है, कि किसी कंपनी को एक्वायर करे कि नहीं करे। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को रिप्लेस करवाना बिल्कुल कैपिटल बस्टिंग का पार्ट होता है। एक ऑलरेडी लगा रखी है, अब देख रहे हैं भैया पहली वाले को हटा के दूसरे वाले को लेकर आ जाए। इन्वेंट्री लेवल नहीं जी, ये तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये वर्किंग कैपिटल का डिसीजन है, ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है। अ साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक कैश फ्लोज पर बेस्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बजटिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। संक कॉस्ट तो ऐसा कॉस्ट होता है जो पास्ट में इनकर हो चुका है, अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर ये तो अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर मैं ये ना करता, तो अगर मैं प्रोजेक्ट शुरू ना करता, तो इस जगह को मैं क्या कर सकता था, कहीं और किराए पर दे सकता था, तो मेरी इनकम होती ना। तो ये तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होता है। फिर अलोकेटेड ओवरहेड, ये इरेलेवेंट होता है। अलोकेटेड ओवरहेड मतलब मेरा कोई फिक्स नेचर का खर्चा है 50,000 रुपए का, ठीक है, अब मेरे पास 4 रूम है, और 4 रूम के अंदर वही 50,000 का खर्चा बैठ रहा है, और अगर मैं एक और रूम और ओपन करवा लेता हूँ, रेंट पे ले लेता हूँ,
तब भी वो खर्चा 50,000 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब, लेकिन हाँ, वो 50,000 पहले 4 रूम में एलोकेट होता था, अभी वो 5 रूम में एलोकेट होगा। तो क्या वो 5th रूम के लिए उस 50,000 का एक पोर्शन 10,000 रुपीज क्या मेरे लिए रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए? नहीं, क्योंकि अगर वो रूम नहीं भी लूंगा, मैं 5th रूम नहीं भी लूंगा, तो भी 50,000 तो पहले भी लग रहे थे, ठीक है, अब भी लग रहे हैं, ठीक है, तो वो इररिलेवेंट कॉस्ट होता है, दैट इज द एलोकेटेड ओवरहेड। तो दो इररिलेवेंट हो गया, संक कॉस्ट इररिलेवेंट हो गया, एलोकेटेड ओवरहेड इररिलेवेंट हो गया, तो मैंने टिक किया बोथ 1 एंड 3। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में ही पहले क्या करना होगा, 4 ऑप्शन पढ़ना होगा, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होते हैं? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, कैश फ्लोज पर बेस्ड होते हैं। और इंक्रीमेंटल मतलब रिप्लेसमेंट में बताते हैं ना, यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो प्रपोजल, इनमें से कौन सा कैश फ्लो प्रपोजल को इफेक्ट नहीं करता है? सैलवेज वैल्यू इफेक्ट करता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट करता है, टैक्स रेट बिल्कुल करता है, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, अब पैसा कहां से लेकर आए हो उससे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को कोई लेना देना नहीं है। तुम इक्विटी से लाए हो या प्रेफरेंस से लाए हो वगैरह वगैरह, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, डब्ल्यूसीसी जरूर इफेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और सर डब्ल्यूसीसी तो इक्विटी वगैरह इनसे ही बनता है ना, डब्ल्यूसीसी सिंपली द डिजायर्ड रेट, डब्ल्यूसीसी इज द सिंपली द डिजायर्ड रेट। ओके, तो मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट, कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड, कैश इनफ्लो, किसी प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो में क्या शामिल है? टैक्स सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल टैक्स सेविंग इज इनफ्लो। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट्स भी हमको दिमाग में रखने होते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें एड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन, तभी हमारे पास कैश इनफ्लो आता है। रेजिंग ऑफ फंड, फंड रेज करना हमारे कैश इनफ्लो का कोई पार्ट नहीं है, तो हमने ऑप्शन दे दिया बोथ 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है? क्या कहा? पहला पॉइंट है कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट, बिल्कुल है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पर। फिर कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, अभी अभी मैंने बताया कि डब्ल्यूएससीसी आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न होता है, डिजायर्ड रिटर्न होता है, इतना तो चाहिए आपको, दैट इज द डब्ल्यूएससीसी की आप अपनी कॉस्ट तो कवर करो एटलीस्ट। ओके, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट, कहा ये ट्रू नहीं है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, किसी प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी 1 लाख रुपए लगा रखे हो, अब सोच रहे हो कि इस प्रोजेक्ट को रन करें आगे या नहीं करें, तो जो 1 लाख रुपए ऑलरेडी लग गए हैं वो संक कॉस्ट है, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होता है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट, नहीं जी, इसको तो संक कॉस्ट ट्रीट करना चाहिए, तो ये क्या हो गया है, नॉट ट्रू हो गया है, ये सही नहीं है। टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो इज रिलेवेंट, बिल्कुल रिलेवेंट होता है जी कैश फ्लो। ओके, बाकी सब ट्रू, ये अकेला नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग में फॉलो नहीं किया जाता है? क्या कहा? कैश फ्लो प्रिंसिपल बिल्कुल किया जाता है। इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिल्कुल इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया जाता, मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी कैपिटल बस्टिंग का, सेल्स माइनस कॉस्ट, उस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट का खर्चा शामिल नहीं होगा। ओके, एक्रूअल प्रिंसिपल, यस, हम इसको फॉलो नहीं करते, एक्रूअल प्रिंसिपल नहीं, जितना पैसा आया जितना गया वैसा गया, कैश सिस्टम फॉलो किया जाता है। ओके, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, सर पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल मतलब आफ्टर टैक्स किया जाता है क्या? बिल्कुल, हर एक चीज को आफ्टर टैक्स, इनकम्स को आफ्टर टैक्स किया जाता है, खर्चों को आफ्टर टैक्स किया जाता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो बिकॉज इट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की वजह से आउटफ्लो तो नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी जरूर रिड्यूस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए सही नहीं है? क्या सही नहीं है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताया ना, रेंट, यहाँ का अगर मैंने को रेंट कहीं और पे दे देता मैं एक जगह, तो मुझे किराया मिलता, बिल्कुल, तो ये रेलेवेंट होता है, इसको एक्सक्लूड करना क्यों बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये ट्रू नहीं है। संक कॉस्ट इग्नोर कर दिया जाता है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर कंसिडर, बिल्कुल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कंसिडर किए जाते हैं। रिलेवेंट कैश फ्लोज, बिल्कुल रिलेवेंट ही जो होंगे, केवल वही, उस डिसीजन को लेने के लिए जो खर्चा हुआ है एक्स्ट्रा, या जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, वही काउंट किया जाता है। ओके, एलोकेटेड ओवरहेड काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बजटिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग में अप्लाई नहीं होता है? क्या कैश फ्लो बी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म, बिल्कुल इंक्रीमेंटल टर्म में होगा। ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड ऑन कैश बेसिस, बिल्कुल। ऑल एक्रूड कॉस्ट एंड रेवेन्यू बी इनकॉर्पोरेट, नो, आउटस्टैंडिंग वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाता है। का आफ्टर टैक्स कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल। ऑल बेनिफिट्स आर मेजर्ड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस, बिल्कुल।
तो एक्रूड वाला अप्लाइड नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, evaluation of capital busting proposal is based on cash flows because cash is more important than profit। प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश होता है, इसलिए आपके जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो कैश फ्लो पर बेस्ड होते हैं, ना कि प्रॉफिट पर बेस्ड होता है। क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो क्या होता है, कुछ कैश आइटम के साथ साथ नॉन कैश आइटम्स का भी इफेक्ट होता है। हमें नॉन कैश से मतलब नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। सो इनफ्लोज और आउटफ्लोज में डिसीजन लिए जाते हैं। फिर कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में क्या क्या शामिल नहीं होगा, संक कॉस्ट इररिलेवेंट होता है, वो शामिल नहीं होगा। ठीक है जी, बाकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट है, वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन एडिशनल सब रिलेवेंट था, हम कंसिडर करते थे। इन्फ्लेशन इफेक्ट इंटर में नहीं है, फाइनल में देखते हो, इन्फ्लेशन इफेक्ट को भी ध्यान में रखना होता है। फिर इसके बाद अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इफ इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, bring long term benefit, bring short term benefit only। no, क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग में बड़ा पैसा लगता है, फिक्स्ड एसेट के लिए लगता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपने को मिलता है। तो क्या नहीं था रिलेवेंट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। 103, इन कैपिटल बस्टिंग सम कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटल नहीं है, इररिलेवेंट है, जो लग गई वो लग गई, पास्ट में उससे क्या लेना देना। डिसीजन हमेशा फ्यूचर को देख के लिया जाता है, पास्ट को देखकर नहीं। सेविंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉस्ट इज ट्रीटेड इन कैपिटल बस्टिंग एंड इनफ्लो। किसी भी तरह का खर्चे में बचत, सेविंग इन एनी एक्सपेंसेस इज इनफ्लो। ओके, डैश इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एआरआर बताया ना, एआरआर है, पे बैक पीरियड है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, और पे बैक रेसिप्रोकल है, इन सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया जाता। बाकी एनपीवी, आईआरआर, पीआई सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स आर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होता है, एनपीवी, आईआरआर, पीआई सब डिस्काउंटेड, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करोगे वो सब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है, डीसीएफ टेक्निक शॉर्ट में बोला जा सकता है इनको। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, द बेसिक करंट लायबिलिटीज आर, बेसिक करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब बेसिक करंट लायबिलिटीज ही हैं। जो भी आप नाम सुनते आए हो आज तक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सब बेसिक लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस एंड दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। दो तरह के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। करंट एसेट कैपिटल नो, वर्किंग कैपिटल इज ऑपरेटिंग कैपिटल, बिजनेस को रन करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच था ना, ऑपरेटिंग कैपिटल। डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट, बताया ना, फर्म्स की करंट एसेट के लिए केवल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मींस द सेम थिंग एज करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल कह दो, करंट एसेट कह दो, और तो कोई ऑप्शन था नहीं, करेक्ट। और ये मैंने कह रहा हूँ कि भाई वर्किंग कैपिटल की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर 113, डैश वर्किंग कैपिटल रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। A dash net working capital will arise when current asset exceeds current liability। अगर current assets current liability से ज्यादा है तो ये तो फेवरेबल सिचुएशन हुआ ना, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, डन। डैश नेट वर्किंग कैपिटल occur when current liabilities are in excess of current liability assets। अगर current liabilities ज्यादा होंगी current assets से तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया। X Limited distributes its product to more than 500 retailers। ठीक है जी, द कंपनीज कलेक्शन पीरियड, 30 दिन आपको पैसा कलेक्ट करने में लग जाता है, और आप अपने पास स्टॉक के ऑन एन एवरेज 20 दिन अपने पास रखते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला होता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी पीरियड प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड प्लस डेट कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। तो अब इसके अंदर से अपने पास एक तो डेट कलेक्शन पीरियड दे रखा है, और एक स्टॉक को स्टोरेज पीरियड दे रखा है कि कितना, 20 दिन। तो मान लो ये फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड है 20 दिन है, तो 20 और 30 को आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 50 दिन आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके, फिर उसके बाद 117,
डैश रेफर टू द फंड विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट possess टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपको कौन सा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट शुड बी जस्ट एडिक्वेट। ओके, देखो करंट इन्वेस्ट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको? कहा मोर लेस मैक्सिमम कुछ नहीं, जितना जरूरत हो उतना, जितना अप्रोप्रिएट हो उतना, तो जस्ट एडिक्वेट। करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए जितना रिक्वायर्ड हो उतना करंट एसेट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। डैश वेराइज इनवर्सली विद द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन किसका होता है? तो कहना लिक्विडिटी का। देखो अपने हाथ में जितना तुम लिक्विडिटी रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, पैसा मेंटेन करके रखोगे, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो यूज ही नहीं हो पा रहा वो पैसा। तो लिक्विडिटी जितनी ज्यादा रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम होगा, लिक्विडिटी कम रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ओके, अच्छा कोई कह रिस्क के साथ कैसा रिलेशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी का? तो कहना रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। मोर रिस्क मोर शुड बी द रिटर्न, लो रिस्क लो शुड बी द रिटर्न। ओके, एसेट्स के साथ भी पॉजिटिव होता है, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ेगा ना, हाथ में पैसा बढ़ रहा है मतलब तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। ओके, 120 कैपिटल इंटेंसिव फर्म। कैपिटल इंटेंसिव फर्म क्या होती है? जहां पर आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ओके, अब ऐसे केस में रिलाय किस पे किया जाता है? ऑन डेट। रिटेन अर्निंग्स नो, शॉर्ट टर्म डेट नो, लॉन्ग टर्म डेट है ना, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं, लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी नहीं। तो कैपिटल इंटेंसिव फर्म के अंदर याद रख लेना, आप जनरली रिलाय किस पे करते हो? डेट पे करते हो। नेक्स्ट 121 on the basis of dash working capital is classified as gross working capital and net working capital। अभी तक अपन ने जो ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ा तो वो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। याद रखना कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल दो पार्ट्स में बांटा गया है। डैश साइकिल एनालाइजेस द अकाउंट रिसीवेबल्स इन्वेंटरी अकाउंट पेबल, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग साइकिल। डैश मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज नहीं किया जाता है। बाकी रिग्रेशन मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल है। सर ये पढ़ा है हमने तो बस, ठीक है ना। अगर ये बोलता है डैश मेथड इज यूज्ड तो हम तो वही करके आ जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, बिल्कुल तुम करके आ जाते हैं। बट अब ध्यान रखना कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, भाई जितना आप सेल्स कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा, क्योंकि सेल्स जितना कर रहे हो उतना प्रोडक्शन भी तो कर रहे हो, तो उसको अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होता है। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन टेक्निक्स आपने पढ़ा है, आपकी फिक्स कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इनके बेसिस पर भी आपको क्या करना हो सकता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स है, बट ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ डैश वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट मतलब जो हर टाइम बना रहेगा बिजनेस के अंदर, टेम्परेरी मतलब सीजनल बिजनेस होते हैं। तो जैसे अभी दिवाली आ रही हो मान लो, तो दिवाली के टाइम में पटाखे का काम ज्यादा होता है। अब पटाखों का काम ज्यादा होता है, किसी का ऐसा काम है तो वहां पे बिजनेस में पैसा भी ज्यादा चाहिएगा, दैट इज द उस टाइम जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिएगा दैट इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सीजनल टाइम बिजनेस है ना, तो टाइम के बेसिस पे आपने परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर रखा है। तो जब सीजनल टाइम आएगा अपने पास तो वेरिएबल कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग कंसिस्ट ऑफ, स्पॉन्टेनियस होता है अनप्लान्ड, अनप्लान्ड फाइनेंसिंग में क्या शामिल होता है? अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल उधारी लेकर आ गए तो ये अनप्लान्ड था, भाई 30 दिन तक आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है जी, ये अनप्लान्ड आपका एक तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी हो गया है। शॉर्ट टर्म लोन्स, ये लाइन ऑफ क्रेडिट, ये सब प्लान्ड होते हैं। आपको लोन लेना है, आपने लोन गए हो चलाकर लेने के लिए, इसलिए आपने ये आपकी फाइनेंसिंग का सोर्स है। बट ट्रेड पेबल इज अनप्लान्ड, क्यों? क्योंकि अपना कोई मोटिव नहीं था फाइनेंसिंग लेना, पैसा उधारी लेना, हमने तो बस माल खरीदा, पेमेंट 20 दिन बाद करेंगे, 30 दिन बाद करेंगे, बहुत मासूम होते हैं ना, वैसे भी क्रेडिटर्स बहुत मासूम होते हैं। ओके, तो अनप्लान्ड था उनका फाइनेंसिंग। 127 127 क्वेश्चन अधूरा है, ये बॉमल मॉडल है। जो बॉमल मॉडल याद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले टॉपिक पर, ईओक्यू मॉडल पर बेस्ड था, √2AO डिवाइड बाय सी। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। इसने पूछा ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज, मतलब हर बार आप कितना कैश कन्वर्ट करोगे, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है तो कितनी बार उन्हें सेल आउट करके आप उसे कैश में कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है √2AF डिवाइड बाय O। ए क्या है? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट या मंथली कैश रिक्वायरमेंट। एफ क्या है? फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, जितनी बार आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचोगे
पर ट्रांजेक्शन आपको एक फिक्स पेमेंट करना होता है। ओके, ये जस्ट लाइक ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, डिवाइड बाय ओ। ओ क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर मंथ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर मंथ, आपको रेट दिया हुआ रहेगा पर रुपी पर रुपी पर एनम या पर मंथ। सर ये पर एनम पर मंथ का क्या चक्कर है? मैंने कहा देखो, अगर आप एनुअल कैश रिक्वायरमेंट लेते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी पर रुपी की, वो भी आपको क्या लेनी होगी? पर एनम लेनी होगी। और अगर आपका जो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है वो मंथली ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या लेना होगा? पर रुपी का पर मंथ लेना होगा। ये रेट नहीं होगा, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। जैसे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में क्या किया जाता है? उसको परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पर रेट को रेट ही रखना है। 10% है तो 0.10। ओके, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ये 127 वाला क्वेश्चन पूरा था नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, 128 कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 महीने। कैश सेल्स है आपकी 5 लाख रुपए और एवरेज रिसीवेबल है 6.5 लाख रुपए के। ओके, सेल्स कितना होगा? टोटल सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों शामिल होता है। तो कैश सेल्स तो आपको 5 लाख दे ही रखा है, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब क्रेडिट सेल्स कितनी होने वाली है वो डिपेंड करेगा कि आपके एवरेज डेटर्स कितने हैं, 6.5 लाख, और कलेक्शन पीरियड कितना है? 2 महीने। इसका मतलब साल भर में आपके टोटल माल कितने का बिका है? क्रेडिट सेल्स कितनी की हुई है? 6.5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय कलेक्शन पीरियड। आप कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा कलेक्शन पीरियड का? देखो, टर्नओवर रेशियोज में फॉर्मूला में क्या होता है? सेल्स ऊपर आता है और कलेक्शन पीरियड में सेल्स नीचे आ जाएगा। तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इंटू 12 इक्वल्स टू कलेक्शन पीरियड, दैट इज 2। तो अपने आप क्रेडिट सेल्स आपके पास निकल कर आ जाएगा। ओके, 44 लाख का क्रेडिट सेल्स। ठीक है, फॉर्मूला लगा के प्रॉपर करना अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट, इफ द करंट रेशियो 2.4:1, 2.4:1 का मतलब मैं क्या बोलता था? करंट एसेट 2.4 है, करंट लायबिलिटी 1 रुपए है। अगर 1 रुपए करंट लायबिलिटी है तो 2 रुपए 40 पैसे का करंट एसेट है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? 2 रुपए 40 पैसे में से अगर मैं 1 रुपए हटा दूं, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दूं, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। तो 1.4 का वर्किंग कैपिटल रहेगा। वर्किंग कैपिटल इन्होंने कितना दे रखा है? 25,20,000, और पूछा है करंट एसेट बताओ, तो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो डिवाइड भी किससे कर दो? वर्किंग कैपिटल से कर दो। 2.4 माइनस 1, 1.4 इज द वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। अगर आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है तो 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, आंसर आ गया। करंट एसेट 43,20,000, 43,20,000, और करंट लायबिलिटी कितना? 18 लाख रुपए का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ। ऑपरेटिंग लीवरेज किसमें हेल्प करता है? बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज किसको बताता है? फाइनेंशियल रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज? ये लो जी, फाइनेंसिंग रिस्क। कंबाइंड लीवरेज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओएल एंड एफएल। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है भैया आपके यहाँ पे डेट प्रोपोर्शन ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेज ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं दे रखा, बट कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पता ही है, वेरिएबल कॉस्ट पता है। स्टेप कॉस्ट क्या होता है? जो एक लेवल तक फिक्स रहता है, फिर जैसे ही उस लेवल से आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फिर कुछ लेवल तक सेम रहती है, फिर इस कुछ लेवल बाद में अगेन कुछ इंक्रीज होने पर फिर एसेट इंक्रीज सॉरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, दिस वन फिर सेम रहेगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, फिर सेम कुछ लेवल तक सेम रहेगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज स्टेप कॉस्ट। नो, तो ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज होता है ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनेंशियल लीवरेज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हुआ। Operating leverage is calculated contribution upon EBIT. Financial leverage is calculated EBIT upon EBIT minus interest minus preference share dividend upon 1 minus T. अब preference share dividend अगर नहीं हो क्वेश्चन में, preference share से अगर आपने पैसा रेज नहीं किया तो EBIT upon EBT भी आप बोल सकते हैं। So EBIT upon EBT. Okay. Then विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म? कौन सा कॉम्बिनेशन फर्म के लिए अच्छा होता है? तो बोलना। अच्छा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाला होगा तो याद रखना, तुम लोग क्या करके आ जाओगे ऐसा मॉडरेट लीवरेज मॉडरेट फाइनेंशियल लीवरेज, नहीं, क्या करना है? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज और लो फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज तो कम होना चाहिए, दैट मींस डेट बर्डन तो कम होना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज आपका ज्यादा होगा, दैट मींस आप में पोटेंशियल ज्यादा है, सेल्स में एक हल्का सा चेंज आपकी ईबीआईटी को ज्यादा परसेंट से बढ़ा देगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स कॉस्ट आपके स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा हो सकता है,
ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सेल्स इंक्रीज करेंगे उस फिक्स कॉस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, आपका ईबीआईटी बहुत तेज स्पीड से इंक्रीज होगा। ओके, जितना भी डिपेंड करता है ओएल कितना है, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज और लो फाइनेंशियल लीवरेज बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर द फर्म्स, याद रखना। Combined leverage can be used to measure the relationship between सेल्स और ईपीएस, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशन बताता है कंबाइंड लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज जीरो कब होगा? फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। तो ईबीआईटी अगर जीरो होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज भी जीरो हो जाएगा। ओके, फाइनेंशियल लीवरेज 1 कब होगा? अब 1 तब होगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगी, नल होगा, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी 1 आ जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज मेजर रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन बताता है ओएल, ईबीआईटी और ईपीएस में बताता है एफएल, और सेल्स और ईपीएस का डायरेक्ट रिलेशन बताता है सीएल, कंबाइंड लीवरेज। यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इससे आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है, बिल्कुल हमें पता है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज करते हैं तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, relationship between the changes in sales and changes in EPS is measured by combined leverage। sales और EPS में relation कौन बताए? combined leverage। numerical data may be expressed as in the form of numbers। numerical है in the form of numbers। अब देखो यहां से आ जाएंगे आपके DDA के क्वेश्चंस, तो मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। FM के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं MCQs के। मेरी तरफ से 3 MCQs वीडियोस के अंदर मैंने सारे MCQs जो आपके इंस्टीट्यूट ने जस्ट अभी अपलोड किए हैं कुछ टाइम पहले फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, तो वो मैंने आपको रीड करवा दिए हैं। ऑब्वियसली आने वाले हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हर बच्चे के लिए सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।